हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि अब जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सीधे सीधे कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टील का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हाँ मैं लिख दिया चैप्टर 1, सब्जेक्ट का आपके चैप्टर का नाम है स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। तो हम इसमें दो चीज़ देखेंगे। पहले हम स्टील जो आपका स्ट्रक्चर है, जो स्टील आपकी यूज हो रही है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो देखेंगे, और कैसे कैसे उसके सेक्शन यूज होते हैं वो सारी चीज़ देखेंगे। तो पहले चीज़ हम एक चीज़ पता कर ले रहे हैं कि स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील। तो आपको अगर हिंदी वाले नोट करना चाहें पहले नोट कर लेते हैं, पहले हिंदी में बता देता हूँ। स्टील एक मिश्र धातु है। किस किस चीज़ की मिश्र धातु है? इसमें लोहा और कार्बन मिला हुआ होता है। लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। मिश्र धातु को इंग्लिश में बोले तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक, ये चीज़ हमें पता लग गई। तो हमको मेन चीज़ पता लग गई कि हमारा स्टील है क्या। हमको पता लग गया स्टील एक अलॉय होता है, किसका? कार्बन का और आयरन का। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें कार्बन मिलाते क्यों हैं। कार्बन जो है आपका वो इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है स्टील में। जो आपका प्योर स्टील रहता है वो थोड़ा सा लूज रहता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, वो लोड नहीं ले पाता। लोड कौन सा लेगा? टेंशन। लोड नहीं ले पाता, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कार्बन को मिलाते हैं। कार्बन मिलाने से 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरी उसमें डक्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ उसमें फटीग रेजिस्टेंस हो जाती है। वो जो आपका स्टील है फटीग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, 3 चीज़ें हमारी आ गई। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, फटीग क्या है उसका, ठीक है, और स्ट्रेंथ तो आपको सबको पता ही होगा। तो मैं तीनों चीज़ें आपको बताता हूँ। स्ट्रेंथ तो सीधी बात है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्टील में जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो नॉर्मली हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही बात करते हैं। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी तनन सामर्थ्य, कि तनन जो फोर्स हमारा उस पर लग रहा है, हम उसको टेंसाइल जो फोर्स लग रहा है खींच रहे हैं, उसको झेलने की क्या क्षमता है उसकी, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। डक्टिलिटी की बात करें तो कितना डक्टाइल है, मतलब टूटने से पहले वो कितना मुड़ सकता है, कितना झेल सकता है। ठीक है, एकदम टूटना है, ब्रिटिल तो नहीं है। ब्रिटिल बोले तो एकदम भुरभुरा तो नहीं है। ठीक है, तो जो आपका डक्टिलिटी है वो है आपकी तन्यता। ठीक है, कितना वो तन सकता है। और जो आपका फटीग है वो आपका फटान, कि उसमें फटान कितना लोड पे उसमें फटान आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें जब कार्बन मिला देते हैं तो उसकी सारी चीज़ें स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक, तो हमने पहली चीज़ आपको बता दी, स्टील की हम बात कर रहे थे। देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालो सब लोग, स्टील। ठीक, स्टील में पहली चीज लिखो, इट इज एन अलॉय। ठीक है, तो हम स्टील की बात कर रहे थे। स्टील पे मैंने कुछ चीज़ें लिखवा दी हैं, आप इसको नोट कर लेना। ये कुछ पॉइंट है आपको जो नोट करने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ मैंने क्या लिखा है? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा और कार्बन होते हैं। ठीक, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। इसमें कार्बन कितने से कितना परसेंट रहता है? लिखा है यहाँ पे 0.05% से 2.1% तक रहता है आपका क्या? कार्बन कंटेंट। तीसरी चीज जो मैंने लिखी है वो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे आके पिघलना स्टार्ट कर देगा, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है? 1371 डिग्री से 1540 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चौथा जो पॉइंट आपका डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 7.84 ग्राम से लेके 7.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक नॉर्मल स्टील की चीज़ें रहती हैं। नॉर्मल स्टील में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्टील हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्टील हमको प्राप्त कहाँ से होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो स्टील आप प्राप्त करते हो, जो आप लोहा प्राप्त करते हो, वो रॉ मटेरियल में आप प्राप्त करते हो। कहाँ से? जमीन के अंदर से पिघला हुआ होता है, उसको प्राप्त करते हो। उसमें बहुत सारी धातुएं मिली हुई होती है। ठीक है, तो जो मेन आपके ओर्स रहते हैं या फिर अयस्क रहते हैं, हिंदी में अयस्क बोलते हैं, अयस्क रहते हैं, वो ये हैं आपके, जहाँ से आपको स्टील प्राप्त हो रहा है। पहला है आपका हेमाटाइट, दूसरा आपका मैग्नेटाइट। इनको एज इट इज याद करिएगा। ठीक, ये दोनों को क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों ओर्स होते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो अयस्क होते हैं। इन दोनों ओर्स से हमको क्या प्राप्त होता है? स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टील कितने टाइप के होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे हमको जहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर हमको बनाना है, उस हिसाब से स्टील कितने टाइप्स का होता है, हम वो बात करते हैं। ठीक है,
तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टील की। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अलग अलग जगह पे जैसी हमको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह की हम स्टील यूज़ करेंगे। पहली जो आप स्टील यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कार्बन स्टील। ठीक है, इस स्टील में आपका कुछ कार्बन कंटेंट रहता है। वो जो रहता है आपका, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये नॉर्मल स्टील ही है एक तरह से आपकी। ये आपका रहता है कार्बन कंटेंट, ठीक, इतना परसेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट है 0.05 से 2.1% तक आपका इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। दूसरा आपका हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील। ठीक, अब आपको यहाँ दिख रहा है इसकी स्ट्रेंथ यहाँ लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ कि हाई स्ट्रेंथ मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें कार्बन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कितना रहता है कार्बन ज़्यादा? वो रहेगा लगभग 0.75% से 2.2% के आसपास तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाते हम। ठीक है, तो ये इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तीसरी आपकी जो है वो है फायर रेजिस्टेंट स्टील। अच्छा, एक स्टील इसमें मिस हो गई, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग चेंज कर लेना, एक स्टील इसमें मिस हो गई है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2। ठीक है, तो जो स्टील हमारी मिस हुई थी वो ये है स्टेनलेस स्टील। ठीक, आपकी 6 तरह की स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील की हम बात करें, आजकल सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। आप ग्रिल बनवाते हो, ठीक है, आप डोर्स बनवाते हो, आपको पता है जो डोर्स वगैरह हम बनवाते हैं स्टील के बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, उन पर पेंट वेंट कुछ नहीं करते तब भी चमकते रहते हैं हमेशा, जल्दी जंग नहीं लगती उन पर। तो वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, इसमें आपका यहाँ लिख सकते हो, लिख लेना। ठीक है, क्रोमियम एंड निकल रहता है इसमें मिला हुआ। क्रोमियम और निकल इसमें मिला हुआ रहता है। क्रोमियम कितना परसेंट होता है, निकल कितना परसेंट होता है बता देता हूं। आपका 10.5% जो रहेगा आपका क्रोमियम रहेगा और 0.5% आपका निकल रहता है। दोनों मिला के 11% हो जाता है। ये जो 11% आपका कंटेंट रहेगा क्रोमियम और निकल का, वो वाली जो स्टील होंगी वो आपकी स्टेनलेस स्टील कहलाती है। हाई स्ट्रेंथ स्टील की मैंने बात कर ली थी, लगभग इतना परसेंट रहता है। इनकी जो स्ट्रेंथ रहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, वो इनसे थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर नेक्स्ट आता है आपको फायर रेजिस्टेंट स्टील। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, ऐसी स्टील जो ज़्यादा तापमान पे भी रुक जाती हैं। ये लगभग आपका 700 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तब भी इनके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ रही। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1500 की बात हो रही थी, 1540 डिग्री तक झेल पाती है, मेल्टिंग पॉइंट ये है। और ये मैं बता रहा हूँ 700-800, ये तो बहुत कम इसके मुकाबले। आप सोच रहे होंगे ये जो मतलब फायर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा तापमान पे भी इनका जो स्ट्रेंथ है वो सेम है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। रूम टेम्परेचर पे जो इनमें स्ट्रेंथ है टेंसाइल लोड लेने की, वो इस टेम्परेचर पे भी वही स्ट्रेंथ रहती है। ये मतलब यहाँ फायर रेजिस्टेंस का। फायर रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आग से कुछ उसको होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ निकाल दो, आप समझ जाओ कि मैंने जो बताया वो चीज़ ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका वेदर रेजिस्टेंस स्टील। ठीक है, अब वेदर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने देखो स्टेनलेस की बात कर ली, हम कहते स्टेनलेस स्टील हमें वेदर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ गई। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, वेदर रेजिस्टेंस और स्टेनलेस स्टील दोनों चीज़ अलग हैं। वेदर रेजिस्टेंस स्टील की हम बात करते हैं तो एक यूके का एक स्टैचू है बना हुआ, यूके में एक स्टैचू बना हुआ है जिसका नाम है एंजल स्टैचू, जो कि आपका वेदर रेजिस्टेंस स्टील का बना हुआ है। ठीक है, तो जो आपके इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका आता है कर्टन, CORTON, कर्टन स्टील। ये जो कर्टन स्टील होती है एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है वेदर रेजिस्टेंस स्टील का, जो कि आपका इसी स्टील का, कर्टन स्टील का ही आपका एक स्टैचू बना है एंजल। ठीक है, खुले में जहां स्टैचू बनाते हैं स्टील के, तो वहां पे जो हम स्टील यूज करेंगे वो आपका वेदर रेजिस्टेंस स्टील होगा, मतलब उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, सीधी बात ये है। तो ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो रोल्ड स्टील। ठीक है, ये जो आपका मीडियम एंड हाई स्टील माइक्रो रोल्ड स्टील होता है ये IS 850 पे काम करता है। तो IS, एक मिनट, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये 8500 है बेटा, 8500 है। ठीक है, 850 नहीं है, 8500 है। ठीक ठीक है, तो जो मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो रोल्ड स्टील होती है वो IS 8500 में वर्क करता है। इसमें थोड़ा सा अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें एक आपका रहेगा वेनेडियम, टाइटेनियम और बोरोन, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, ये 3 चीज़ में रहती हैं।
ठीक है मेनली। बाकी और स्टील की हम बात करें तो उसमें इतना वो कुछ नहीं था, मैग्नीशियम रहेगा, आपका कार्बन रहेगा, बाकी आयरन तो रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो फटाफट अगर नोट ना किया हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, स्टील का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, किसके, स्टील की। ठीक है, तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, मैंने यहाँ पे पहले से बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो पहला जो इसका एडवांटेज ये है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आपको कंक्रीट में देखने को नहीं मिलेगी। तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो साथ ही साथ आपकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक, तो दूसरी चीज़ क्या है, मोल्डेबल, जैसा आपको शेप, जैसा आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक, जब गरम गरम बन रही होगी उसी टाइम पे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ओनली स्टैंडर्ड साइज आर अवेलेबल। ठीक, अब जो आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो साइज आपको दे दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं साइज में ये मिलेगी। दिक्कत ये भी है, अगर आपको कोई और साइज चाहिए तो या तो आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, या आपको मिलेगा ही नहीं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, इजी इन डिसमेंटल, मतलब ये है जब हम इसका इरेक्शन करते हैं, जब हम इसको कहीं से जैसे हमें निकालना है, इसको डिसमेंटल करना है, वहां से तोड़ना है या खोलना है, तो आसानी से कर सकते हैं। बोल्ट से कैसा वो होगा, अगर हमको स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे टावर की बात करें, टावर पूरा स्टील का बना हुआ होता है, अगर हमें उस टावर को वहां से हटाना है तो ये नहीं कि हम उसको तोड़ते फिरें, तो रिवेट या बोल्ट जो हमने कस रखा है, रिवेट या बोल्ट उसके हटा दो, आराम से डिसमेंटल कर सकते हो, एक एक चीज़ को निकाल सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक, जबकि यहाँ पे हम देखोगे तो ये कॉस्टली भी होता है, स्टील थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। वैसे तो चीप है, वैसे तो सस्ता है, लेकिन वैसे आप कंक्रीट के हिसाब से देखोगे तो कॉस्टली है। चीप कैसे, अगर बाकी के मेटल की बात करते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कि आप गोल्ड हो गया, ठीक है, या बैम्बू हो गया। बैम्बू आपको पता है इसका बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है स्टील का। तो बैम्बू या फिर इन सब चीज़ के मुकाबले हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे ये कॉस्टली भी होता है। चौथा पॉइंट क्या है आपका, ये रीयूजेबल या रिसाइकलेबल होता है, इसको आसानी से हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर हमारे स्टील कोई विंडो हमने घर में लगा रखी है, अगर हम उसको निकालेंगे फिर से हम उसका यूज़ करना चाहें, उसको साफ करके दोबारा ला सकते हैं, दोबारा यूज़ करी जा सकती है, टूटेगी नहीं। जबकि यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज में क्या है, लेस रेजिस्टिव टू करोजन, मतलब ये है करोजन, आप देखना, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे थे, उसके ऊपर हमने बात की थी कि उसमें क्रोमियम और निकल का यूज़ करते हैं। तो क्रोमियम निकल की एक परत लगी होती है, एक पानी चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अरे कोई कंगन है या फिर कोई भी चीज़ है उस पर सोने का पानी चढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका पानी चढ़ाते हैं, क्रोमियम और निकल का। ठीक है, जब तक वो लेयर है उसके ऊपर चढ़ी हुई तब तक तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार वो लेयर उसकी उतर गई या आपने तोड़ दिया, वहां से मोड़ दिया, कुछ भी सही, वो हट गई कैसे भी करके, तो उस पर कोरोजन आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस पर कुछ ना कुछ चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो पेंट लगाओ या फिर क्रोमियम निकल लगाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, साइन कैन बी सीन बिफोर फेलियर। बिफोर फेलियर मतलब फेलियर होने से पहले हम सारे साइन देख सकते हैं। मतलब अगर कोई आपका ब्रिज बना हुआ है स्टील का, उसमें बहुत सारा लोड आ जाए, ठीक है, तो टूटने से पहले लचना स्टार्ट कर देगा, झुकना स्टार्ट कर देगा बीच में से। ठीक है, लोड की वजह से वो झुक जाएगा बीच में से, उसके बाद जब ज्यादा लोड हो जाएगा तब वो टूटेगा। तो मतलब उसके टूटने से पहले आपको पता लगेगा कि वो टूटने वाला है, उस टाइम पे आप वहां से हट सकते हो, बच सकते हो। तो आपको पहले ही साइन पता लगेंगे फेलियर होने से पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन लेयर इज नीडेड। मैं बता चुका हूं आपको कि आपको स्टील है, उस पर क्रोजन लग जाता है, क्रोजन से बचाने के लिए आपको उस पर पेंट करना पड़ेगा, उस पर आपको प्राइमर डालना पड़ेगा, या फिर हम उस पर क्रोमियम या निकल की लेयर चला दें तब हम उसको बचा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उस पर लेयर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी नोन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो भी आरसीसी या फिर हम स्टील की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम एक ग्रेड की बात करते हैं, आईएस स्टैंडर्ड के अनुसार एक ग्रेड की बात करते हैं, FE 410, FE 415, FE 230, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी ग्रेड की स्टील होगी उसको उसकी स्ट्रेंथ हमको पहले से पता होगी, कितना लोड को यूज कर सकता है हमको पहले से पता होगी, उसी हिसाब से हम वहां पे स्टील का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, स्किल लेबर चाहिए होती है। स्टील का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, चाहे आप टावर बना रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो, उसके लिए आपको स्किल लेबर चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हम किसी से बनवा सकते हैं, स्किल लेबर होनी चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आज जाता हूं, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो हम बात करेंगे, अब दूसरा हेडिंग डाल लो, स्टील सेक्शन एंड टाइप्स।
स्टील सेक्शन क्या होते हैं और टाइप्स क्या उसके। पहली चीज मैं आपको बता दूं, स्टील सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी वालों इसको लिख लो, स्टील का अनुप्रस्थ काट और उसके प्रकार। ठीक, स्टील को स्टील ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुप्रस्थ काट मतलब सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये आई सेक्शन है, ये आपका चैनल है, ये आपका एंगल है। हिंदी में भी यही लिखना, आई सेक्शन, ठीक, इसको चैनल, इसको एंगल। ठीक है, अब सीन क्या है इसमें, आगे चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं आपको देखो अभी तक सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ सारी चीजें। जो आपका अनुप्रस्थ काट होता है, आपका क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी स्टील के सेक्शन का। ठीक है, आपका कोई स्टील है, सरिया की बात अगर हम कर रहे हैं, सरिया को बीच में से आप काटोगे तो उसमें गोल गोल दिखाई देगा, वो उसका अनुप्रस्थ काट है, वही उसका सेक्शन है। अब यहाँ पे जो हम मेंबर यूज करते हैं कोई भी बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपने अगर हम उसकी बात करते हैं, टावर की बात करते हैं, तो उसमें हम सेक्शन यूज करेंगे, एंगल सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई और चीज की बात करते हैं, बीम की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, उसमें आई सेक्शन या सी सेक्शन यूज करेंगे, इसको चैनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमको यूं लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, हमको यूं सपोर्ट करें। जैसे कि आपको पता है ये कोरोना काल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, खराब हुई हैं और काफी पढ़ाई से पीछे हो गया बच्चे। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आप लोगों को कुछ बता सकें, कुछ जो भी चीज आपकी छोटी है उसको हम आपके सामने दोबारा से ला सकें। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना जरूर कतई ना भूलें। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।